the inspirational and amazing, the founder of $2 billion unicorns, the author of the best-selling book Doglapan, the one who has inspired millions to convert their ideas into money-making machines, the biggest shark of Shark Tank, and who is on his new audacious project, the third unicorn, the bold and amazing Mr. Ashleer Grover. Huge round of applause, guys. जोर से आवाज नहीं आ रही। सर इतने सालों बाद कैंपस आके कैसा लग रहा है आपको? आवाज आ रही है? ठीक ही लग रहा है। मतलब क्या मैंने कोई मतलब वापस आने पे दूसरी डिग्री तो मिलती नहीं है, तो अच्छा ही लग रहा है। सबके मन में एक क्वेश्चन है सर, आपका हॉस्टल क्या था? भाई मैं डेज की था। अबे वो क्या होता है? तो तुमको अच्छा खाना नहीं मिलता तो मतलब मैं भी गंदा खाना खाऊंगा। पर अटैची था ना, क्या कुमाऊं से था अटैची। कौन है यहाँ कुमाऊं वाले? सर तो यहाँ पे आप आ रहे हैं, पिछले आप जब पहले ग्रेजुएट करके गए थे, इसमें अभी हमें पता चला आप ग्रीन पॉश में आए हैं यहाँ पे, एंड मतलब पूरे अभी आप इतने बड़े लाइक एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, इतने फेमस हो चुके हैं, तो एक वो आपको डिफरेंस क्या लग रहा है जब आप गए थे और अब आप यहाँ पे आए हैं उसमें? एज डिफरेंस मतलब जब गए थे वैसी फटी रहती थी यार, समझ नहीं आता लाइफ में क्या होगा। अब दूसरी तरीके से फटी रहती है, ठीक है कि लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है क्या है। नहीं यार, मतलब मैं इतना सोचता नहीं हूँ। मतलब मैं जब आईआईटी से भी निकल के गया था तो हाई पॉइंट पे गया था, ठीक है। मतलब मैं 10 ही मार के निकला था, ठीक है। तो तब भी अच्छा लगता है, मतलब 10 ही मार के निकलो तो। और उसके बाद ये नहीं पता था एंटरप्रेन्योर बनेंगे। उस टाइम लगता था ठीक है आईआईएम चले गए, आईआईएम के बाद कुछ नौकरी कर लेंगे, उस टाइम ये पता था। बट नाउ व्हेन आई लुक बैक कि लगता है कि कुछ ज़्यादा ही कर लिया, इन द सेंस कि एंटिसिपेटेड नहीं था कि इतना करूँगा उस टाइम पे। तो यार इट्स ऑल गुड फन यार। सर हमने सुना है कि आप कुछ टाइम के लिए DR1 भी बने थे अपने आईआईटी जर्नी में, उसके बारे में कुछ बताइए। ओईटी में बोल। साले तुम किताब नहीं पढ़ते हो सबके सब। मतलब जितना मगना था तुमने जेई के लिए मग लिया, उसके बाद खत्म सब। तो यार मेरी ना फर्स्ट सेमेस्टर में आई थी 7.3 SGPA। फिर मेरे में वो क्या बात है साले, सब सत्ती हो साले तुम सबके सब। तो मेरा एक दोस्त था, वो मेरे को बोलता है यार सत्ती में ना लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे को भी लगा यार ठीक है सही बोल रहे, सत्ती में क्या ही होगा। बट उस टाइम क्या था कि जेई के लिए इतनी पढ़ाई कर ली थी कि फर्स्ट सेमेस्टर में वो ही नहीं था, मन ही नहीं था कि कुछ और करना है या और पढ़ना है। तो था कि ठीक है जो आ रहा है आने दो टाइप्स था। फिर थोड़ा संभला सेकेंड सेमेस्टर में तो नैली मारी, फिर नैली से नीचे कभी मारी नहीं, ठीक है। उसके बाद तो हुआ क्या, उस साले फर्स्ट सेमेस्टर के पाप रह जाते हैं, ठीक है। तो फाइनल जब मैंने फाइनल सेमेस्टर में 10 मारी तो मेरे हो गए आई थिंक 8.96 ऐसे कुछ हो गया, ठीक है। और जो
डिपार्टमेंटल रैंक 1 था, वो 0.02 से डिपार्टमेंटल रैंक 2 बन गया फाइनल वाले सेमेस्टर में, ठीक है। अब साले सब डिपार्टमेंटल रैंक 1 हरामखोर होते हैं एक नंबर के, ठीक है। तो उसने क्या किया, अब मैं तो 10 ही मार्चों को मैं क्या करूं, ठीक है, मैं तो खुश हूं कि बॉस ले ली मैंने इसकी वो भी पीछे से आके ले ली। तो अब पर वो सारा वो गया प्रॉफ के पास, और मतलब वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रंडी रोना रो दिया पूरा। बोलता है कि सर मेरे साथ मेरी तो लाइफ खत्म हो गई, मतलब 3.5 साल तक मैं डिपार्टमेंटल रैंक 1 और फाइनल सेमेस्टर में आते आते डिपार्टमेंटल रैंक 2। तो प्रॉफ ने भी उसमें तरस खा के ना उसको 1 ग्रेड एक्स्ट्रा कर दिया, तो मैं 0.02 से फिर डिपार्टमेंटल रैंक 2 बन गया। ये कहानी है। सर आपसे बात करने में हम भूल गए कि हमें फेलिसिटेशन भी करना है, सो वी वुड लाइक टू बिगिन द फेलिसिटेशन। So to welcome our very special guest, we have our professors who will be felicitating Mr. Ashneer Grover. We have Professor Narayan Kurur, Ashok Chaudhary, and Professor P.K. Panigiri. We'd please like to invite them on stage. Huge round of applause है यार, तब तालियां बजाओ यार। And we'd also like to invite Madhuri ma'am. Please come on stage. तालियां बजाते रहो गाइस। फ्लॉप स्टूडेंट कर रहा है भाई। We would also like to call upon Adda 52 in collaboration with Trist to felicitate Mr. Ashneer Grover. Huge round of applause. अभी एक तो और होंगे guys. ठीक है। गला बटा भाई ले लेगा Now we'd like to call upon Infinix in collaboration with Rendezvous. Final. तालियां बजती रहनी चाहिए, हूटिंग होती रहनी चाहिए। चला IITian के साथ यही प्रॉब्लम है, पैसा दे के ना कुछ भी करा लो इनसे। सर आप खुद भी IIT से हो, तो मना करो। आप जल्दी कर, इसके बाद मेरे को शादी में जाके नाचना है।
आप ये बताओ, आप आईआईटियंस की इतनी उड़ाते क्यों? मतलब शीशा तो तेरे हॉस्टल में होगा भाई। सिंपल सी बात है, खुद का मजाक नहीं उड़ाओगे ना तो दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। तो खुद बेस्ट है, खुद पे हंस लो, बहुत मजा आता है। सर तो आपने लाइक हमने बताया कि आप जब आईआईटी में थे आप फ्रांस गए थे 1 साल के लिए सेमेस्टर में, फॉरेन एक्सचेंज के लिए गए थे। तो सर हम जानना चाहते थे वहाँ पे क्या क्या करके आए आप, लाइक क्योंकि सर आज हम बहुत इन्फॉर्मल सा सेशन रखना चाहते हैं, ज्ञानबाजी नहीं चाहिए, हमको पता है। तो आपसे स्टोरी जानना चाहते हैं सर हम। जो स्टोरी तू ढूंढ रहा है वो नहीं मिलेगी। कुछ नहीं करके आया मैं, शरीफ लड़का था। मतलब था क्या, मतलब अभी भी हूँ। तो फ्रांस यार अच्छा था, एक तो लैंग्वेज सीखने को मिल गई डिफरेंट। दूसरा मैं पूरा यूरोप घूम गया था उस टाइम। क्या बताऊँ मेन, क्या बताऊँ, क्या पूछ रहे? मेन बात, ट्रेन बात। अभी जब तुमको पता ही है क्या पूछना, तो मेरे को ही बुलाया, खुद ही पूछ। तो पूरा यूरोप घूम गया ऑलमोस्ट। एंड उस साल क्या था, आई थिंक वो कारगिल वारगिल का कुछ पंगा हो गया था। तो फ्रांस गवर्नमेंट की ना स्कॉलरशिप्स थी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, और कोई पोस्ट ग्रेजुएट उस टाइम एक्सचेंज पे जा नहीं रहा था, कुछ ऐसा पंगा था, या वहां से इंडिया नहीं आ रहे थे। तो 6 लड़के गए थे। अब उसमें से मैंने और एक जो मेरा जो DR1 था, जो DR2 था, फिर वो DR1 बन गया था। उस हम दोनों को ना स्कॉलरशिप मिल गई। बट साले आईटी में ना कमीनाबंदी बहुत होती है। तो अब हमारे को पता है स्कॉलरशिप तो है, पर हम दोनों को ही पता था, तो हमने बाकी चारों को बताया ही नहीं। तो वहां पहुंचे तो हमने सबने बैंक अकाउंट, तो मैं साहब अब साले 6,000 यूरो दूंगा ना, तुम सब साफ बन जाओगे। तो अब वहां पे हमने सबने बैंक अकाउंट खुलवाया, ठीक है। तो गलती से क्या हुआ कि मेरी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट दूसरे के पास चलेगी। बोले चले तेरे पास 600 यूरो क्यों आते हैं हर महीने, ठीक है। फिर बहुत ऑकवर्ड साइलेंस हुई। बट फिर सब ठीक हो गया। तो काफी फन था। तो जैसे आपने बताया अभी कि जो DR1 होते हैं वो थोड़े गलत टाइप के लोग होते हैं। आज अगर वो आपका इंटरव्यू देख रहे होंगे वो क्या सोचेंगे? मेरे को घंटा फर्क पड़ता है। उनके नाम बता दो सर। नेम कॉलिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसी अच्छी बात नहीं होती। एनोनिमस में मजा है ना। सर आपने बताया कि सत्ती जो लोग होते हैं उनका कुछ होता नहीं लाइफ में, राइट? बट जब आप सत्ती थे शायद तभी आपने माधुरी मैम को इम्प्रेस कर लिया। तो सत्ती भी कुछ ना कर ही देते हैं काम का। ये नहीं कि सत्ती का कुछ लाइफ में होता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अलविंदर सत्ती था, पर मैंने पहले जाके उसकी नौकरी करी, ठीक है। तो यार बात ये नहीं है कि सत्ती का कुछ नहीं होता, बात ये है कि कैपेबिलिटी सत्ती से ज्यादा मारने की थी, आलस में सत्ती मारी, राइट, वो प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो मेरे को लगता है अगर कैपेबिलिटी ज्यादा करने की तो वो मैक्स आउट करना चाहिए। सर वो ट्रिगर पॉइंट क्या था जब आपको रियलाइज हुआ कि अब मुझे पढ़ना शुरू करना होगा? क्या मतलब बताया तो तेरे को, दोस्त ने बोला कि कुछ नहीं होगा, तो मेरे को लगा कि ये कुछ नहीं होगा तो कुछ ऐसे थोड़ा मान जाऊंगा, तो फिर पढ़ लिया। तो आप बोल रहे थे कि फ्रांस में आपने कुछ किया नहीं, शरीफ बच्चे थे, बट आप माधुरी मैम से तो मिले आईटी में ही, तो वो क्या स्टोरी है, वो कैसे हुआ? यार वो ये था कि अब मैं फाइनल ईयर मैं फ्रांस से वापस आ गया और तब तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। तो मेरे को ये लगा कि चला अभी 4th ईयर में भी नहीं बनाई, इसके बाद IIM जाना है, ठीक है, वहाँ पे भी बंदियों का रेशियो कम है,
फिर नौकरी पे लग जाऊंगा, फिर मतलब ये तो अरेंज मैरिज के टुवर्ड्स टेंड कर रही है लाइफ। वो मैथ्स में होता है ना, टेंडिंग टुवर्ड्स अरेंज मैरिज। तो मेरे को लगा ये ऐसे तो नहीं हो सकता। तो फिर मैंने करियर लॉन्चर ज्वाइन करा कैट की तैयारी के लिए। और करियर लॉन्चर में एक तो सामने वाला था एसडी में, अभी भी है क्या वो पता नहीं, मेरी गाड़ी में ले गया। तो करियर लॉन्चर जो ईस्ट ऑफ कैलाश का था ना, वहां पे बंदियां बहुत टोट आती थी, ठीक है। तो मैं और मेरे दोस्त ने ईस्ट ऑफ कैलाश वाला करियर लॉन्चर ज्वाइन करा, और फिर मेरे को माधुरी वहां पे मिली। तो ये कहानी शराफत तो दिख रही है। सर तो ऐसा होता है अभी हॉस्टल में, जैसे आप 2 साल तो थे कुमाऊं में, जैसे अभी हम लोग हॉस्टल में होते हैं तो कुछ टाइम पास के लिए कुछ करते हैं कि पत्ते वत्ते खेलते हैं, पोकर खेलते हैं या कुछ और चल रहा होता है, तो आपके टाइम पे क्या होता है? नहीं, मैं हॉस्टल में कभी रहा ही नहीं है। मतलब एक्चुअली हमारे टाइम पे रैगिंग बहुत होती थी, अब पता नहीं अभी भी होती होगी। नहीं होती। चलो शराफत है यार, हमारे टाइम बहुत रैगिंग होती थी, ठीक है। और मतलब साले वो सीनियर होते भी देखने में भी खूंखार होते थे। अब तो तुम शक्ल से तो शरीफ ही दिखते हो सब, बट हमारे टाइम खूंखार मतलब ऐसे बड़ी बड़ी दाढ़ी, मतलब 2 महीने से नहाए नहीं हुए ऐसे। तो अब हुआ क्या कि मैं सिर्फ कुमाऊं गया फीस भरने, वो होती है ना एक फीस भरनी होती है। तो मेरे को पकड़ लिया, बोले तेरी हवा कितनी है, मैं तो समझ गया। मेरे को लगा यार ये क्या है, साला हवा चल रहा है। फिर मेरे को समझ आया। फिर हुआ क्या कि मेरा एक दोस्त था, वो गुड़गांव से था, तो उसने हॉस्टल ले लिया था। तो शाम को मैं पहले दिन ही घर वापस जा रहा हूँ, बोल रहा भाई मेरे को ले जा, मैं तो मर जाऊंगा यहाँ पे। तो मैं बोला क्या हो गया, कह रहे नहीं यार बहुत तंग कर रखा है यहाँ पे सीनियर्स ने, मैं नहीं सहन कर सकता रैगिंग। तो मैं एक्चुअली उसको ले गया, अपने घर ले गया। फिर उसके पेरेंट्स आए, उसको ले गए। फिर वो गुड़गांव से अप डाउन करता था रोज। तो फिर उसके बाद मैं डर गया, मेरे को लगा जाने ही नहीं सकता, सब बदमाश है यहाँ पे। तो गया नहीं यार, मैं कभी भी हॉस्टल नहीं गया। उसके बाद तो मैं फीस देने भी नहीं गया, मेरे को लगता है। ठीक है सर, तो ये तो बात हुई आपके आईआईटी के डेज की। नाउ कमिंग टू द पॉइंट जहां आपने एंटरप्रेन्योरशिप को चुना, तो यू वर अ इन्वेस्टमेंट बैंकर फॉर लाइक 7 years। तो व्हाट वाज दैट ट्रिगर पॉइंट जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को छोड़ के, एक हाई पेइंग जॉब को छोड़ के स्टार्टअप्स के ऊपर काम करने का सोचा? यार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी कोई पैदाइशी शौक तो था नहीं। एक्चुअली क्या था, तुम आईआईटी से होते हो तो फिर जब तुम एमबीए करते हो तो तुम एमबीए फाइनेंस में करते हो नॉर्मली, क्योंकि क्वांट की तरफ रुझान होता है। तो मैं भी फाइनेंस के इलेक्टिव्स लिए थे। फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस मेरे को अच्छा लगता, तो मेरी डे 0 जॉब नहीं लगी, मेरी डे 1 जॉब लगी इन कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो मैं चला गया। अब चलो मैं 7 साल काम किया वहाँ पे, विच इज वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज कोई आईआईटीएन कहीं पे 7 साल नौकरी नहीं करता है। तो अब 7 साल जब मैं काम कर रहा था, मजा बहुत आ रहा था, पैसे भी अच्छे थे, काफी अच्छे पैसे थे। मतलब उस टाइम की सैलरी के हिसाब से अच्छे पैसे मिलते थे। बट एक काम कितने टाइम तक कर लोगे? तो 7वें साल तक आता था, बहुत बोर हो गया कि कुछ नया करते हैं। तो फिर मैंने झक में ही छोड़ा, मतलब लिटरली, कि ऐसा कोई रीजन नहीं था कि मैंने कोटक क्यों छोड़ा। एक ये था, वो बॉम्बे बुला रहे थे, मैं साला दिल्ली वाला हूँ, मेरे से होता नहीं बॉम्बे। ऐसा कुछ नहीं है भी दिल्ली में, मतलब मैं दिल्ली से हूँ इसलिए मेरे से नहीं होता था बॉम्बे। तो फिर मैंने एमएक्स ज्वाइन करा, फिर 2 साल वहां पे काम किया। तो मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप में खींच के गया अलविंदर। तो अलविंदर डीमचा जो ब्लिंकिट या ग्रोफर्स का फाउंडर है, मेरे बैच में ही था, सिविल का ही था। तो उसने जब ग्रोफर्स शुरू करा तो मेरे को बोलता है पैसे रेस कर दे। तो वो एमएक्स में ऑफिस आता था, मैं बैठता था बिजनेस प्लान पे, फिर उसको कनेक्ट करता था वीसी से। 1 महीने के अंदर हमारे $10 मिलियन रेज हो गए।
फिर अलविंदर मेरे को एक दिन बोलता, साले मेरे को तो पता भी नहीं 10 मिलियन का करना क्या है। बिजनेस प्लान तो तूने बनाया था, अब आगे कर ले। तो मेरे को लगा चलो ठीक है कि दोस्त भी है, जानता भी हूँ, और अभी नहीं करूंगा तो कब करूंगा। तो मैं तो 9 साल के बाद एंटरप्रेन्योरशिप में कूदा इन दैट सेंस। एंड हाँ, वो बेसिकली जितना भी सीखा एंटरप्रेन्योरशिप वो ग्रोफर्स में सीखा। और अलविंदर उससे पहले दीपिंदर के साथ काम करता था, दीपिंदर जोमेटो वाला। हंसने की क्या बात है भाई। तो ऐसे ही होता है यार, मतलब एक बैचमेट ने दूसरे को सिखाया, दूसरे ने तीसरे को सिखाया, फिर हमने बहुत गंद मचा दिया। आप भी हमें कुछ सिखा दो सर। मतलब ऐसे थोड़ा ना सीखना होता है, मतलब काम करके सिखाना होता है। तू आ जा कल से दफ्तर से, को लगाता हूँ काम पे। सर तो आपकी एक बहुत फेमस स्टोरी है कि आपने कैसे 8 मिनट में 1.25 करोड़ की आईपीओ करवाई थी वहाँ पे जोमेटो की। तो गलत मत बोला, मैंने नहीं करवाई आईपीओ, पहली बात है। मेरे को गाली नहीं खानी उसके आईपीओ की। मैंने 8 मिनट में 2.25 करोड़ रुपए कमा लिए जोमेटो के आईपीओ से, ये सच्ची स्टेटमेंट है। हाँ, तो वो प्रोसेस, उसके बारे में थोड़ा और। भाई एक कहानी कितनी बार सुनाऊं, इनकम टैक्स वाले भी बोलेंगे साले तूने कितने बार 2.25 करोड़ कमाया। नहीं यार, उसमें सी दिप्पी मेरे को वैसे बंदा सही लगता है कि उसमें ना वो है, फाइट है अंदर। तो अब जब जोमेटो का आईपीओ हो रहा था, तो जोमेटो का सीएफओ जो बंदा था वो भी मेरे को सही लगता था, अक्षांत गोयल। वो मेरा जूनियर था कोटक में। तो मेरे को लगा यार ये बंदा आईपीओ निकाल रहा है, दिप्पी में मेरे को विश्वास है, तो इस पे तो फंड खेलना बनता है। अब हुआ क्या, एक ना कॉन्सेप्ट होता है आईपीओ फाइनेंसिंग का, अब वो खत्म हो गया है, बट एक एचएनआई फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट होता था। उसमें क्या है कि आप 5 रुपए रखो, बैंक आपको 95 रुपीज लोन देगा, और 100 रुपए की एप्लीकेशन लग जाएगी। तो मैंने 5 करोड़ रुपए रखे, कोटक से 95 करोड़ रुपीज का लोन लिया 1 हफ्ते के लिए। अब 10% के हिसाब से कुछ 20-25 लाख के बीच का इंटरेस्ट अमाउंट बनता है। तो 20-25 लाख रुपए मैंने कोटक को दे दिए, ठीक है, इंटरेस्ट दे दिया। अब वो 100 करोड़ रुपए की एप्लीकेशन लग गई मेरे नाम से आईपीओ में। आईपीओ हो गया ओवर सब्सक्राइब 33 टाइम्स, रफली 30-33 ऐसे ही था। तो मेरे को 3 करोड़ रुपए के शेयर्स मिल गए, और कोटक के 95 वापस चले गए, और मेरे भी 5 जो थे 3 करोड़ के शेयर मिल गए, 2 करोड़ रुपए मेरे को वापस आ गए। अब जब आईपीओ खुला जिस दिन, वो 76 रुपीज में अलॉट हुए थे शेयर। जब आईपीओ खुला तो मेरे ब्रोकर ने मेरे को फोन किया कि सर ये 115 पे खुल रहा है, क्या करना है। मैंने बोला बेच दे सारा माल, ठीक है। मैंने कौन से बहन भी आनी है मैं इसके शेयर्स को होल्ड करके बैठूंगा, ठीक है। तो मैंने बोला बेच दे। फिर वो बोलता है सर मैं आपको रिकॉर्डेड लाइन पे लेना, रिकॉर्ड करते हैं कि हाँ बेच लो खरीद लो। तो मैंने बोला सर पहले रिकॉर्डेड लाइन पे लेता ना। तो जब तक उसने मेरे को रिकॉर्डेड लाइन पे लिया और स्टॉक और बढ़ गया तो मेरा फायदा ही हो गया, पर बेचारे को गाली पड़ी। तो फाइनली 136 पे मेरा 136 पे बेच दिया। तो 76 रुपीज का माल खरीदा हुआ 8 मिनट के अंदर अंदर 136 में बिक गया। तो 3 करोड़ पे 2.25 करोड़ कमा लिए किसी कहानी। सर आप हर चीज़ की इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देते हैं, कभी ऐसा हुआ एग्जाम में प्रोफेसर ने क्वेश्चन पूछा कि रोड में कौन सा मटेरियल लगेगा, आप बोले कि जाके नोएडा में देख लो? नहीं, आपके बॉसेस आपसे कैसे डील करते थे जब आप जॉब कर रहे थे? बॉसेस कैसे डील करते थे? तो यार बॉस नॉर्मली ठीक थे सारे बॉसेस। एक्चुअली सब बॉसेस को ये तो पता था कि मैं उनसे ज्यादा शाना हूँ। तो मेरे को अब वो मेरी गुड बुक्स में ही रहते थे नॉर्मली, साले एक दिन हमारे ऊपर आके ना बैठ जाए। नहीं, अच्छे बॉसेस थे यार, मतलब मेरे को सबसे सीखने को मिला है।
एंड मज़े करता था यार मैं तो, मतलब काम में मज़ा आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ही क्लीशे सी चीज़ लगती है, बट एक टाइम के बाद ना पैसे से ज़्यादा काम में किक आती है, तो काम में मज़ा आना बहुत ज़रूरी है। एंड बॉस तुम्हारा समझदार होना चाहिए, ये एक बात है। बेवकूफ़ बॉस मत पालो, वो कुछ सिखाएगा नहीं। सर तो यूजुअली एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल तो होते हैं, बट मतलब बहुत कम इतने लाइक फेमस होते हैं। आप देख रहे हैं आज आप आए हैं, पूरा हमारा ओपन एयर ऑडिटोरियम भरा हुआ है, और मतलब ऐसा आपका एक ये जो चार्म है यंग ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा वो लगता है। तो ऐसा क्या किया है आपने सर कि यंग ऑडियंस इतना ज्यादा आपको मानती है, और इससे आपकी मतलब जब भी आ रहे हो यार मैं हर रोज़ फेयर एंड लवली लगाता हूँ। मेरे को भी नहीं पता यार, मतलब सी मैं आई थिंक वो कुछ लोग ना सीधा बोलना बंद कर दिया, तो या लोगों को सीधा सुनने की आदत नहीं रहेगी, तो कोई सीधा बोलता है तो उनको अपील करने लग गया, ठीक है। मैं ऐसे ही था यार, मतलब एटलीस्ट मेरे को ये पता है कि लास्ट 3-4 साल से मैं ऐसे ही था, ठीक है। तो जो मेरे से प्राइवेटली पहले वैसे भी डील कर चुके हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। बट वही होता है यार, अगर तुम टीवी पे चले जाओ ना तो फिर फेमस हो जाता है। मेरे को लगता है कि ये कहानी है। अब मेरे में क्या अपील कर गया वो जनता को पता है, मेरे को क्या पता। बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग। फिर अब आते हैं उस चीज़ के ऊपर जिसने आपको बहुत ज़्यादा फेम दिया, शार्क टैंक। तो सीजन 2 में सर आप दिखे नहीं। सीजन 2 में मैं दिखा नहीं है, मैं इनविजिबल था उसमें। अभी मतलब रिपीट क्यों लगवानी है? ठीक है, मेरे को देख फर्स्ट सीजन किया, बहुत मजा आया। उसमें ना एक नोवेल्टी फैक्टर भी था कि नई बार पहली बार चीज आ रही। सेकेंड सीजन में जब तुम कर रहे हो ना, तो नोवेल्टी फैक्टर इज आउट ऑफ द विंडो। अब ये है कि कंपैरिजन होगा कि यार पहला सीजन ऐसा था, पहले सीजन में ये ऐसा था, अब ऐसे हो गया है, ठीक है। पहले सीजन में कम पैसे लगाता था, अब ज्यादा लगा रहा है, जो भी है, मतलब कंपैरिजन होना ही होना है। अब वो मैं किस कारण से नहीं दिखा वो तो यार सोनी वाले बताएंगे। बट एक चीज मेरे को पता है कि साला पहली बार ही ऐसा हुआ है कि कोई बंदा सीजन में नहीं है और वो ज्यादा फेमस हो गया है। मतलब मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ गए यार, मतलब जब से सीजन शुरू हुआ है। एंड मैं सोच रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं बुल्सफ्री नाम की एक कंपनी है उसका फाउंडर हूँ, और अभी मैं शार्क टैंक में गया था, वहाँ पे मुझे डील भी मिली। अमन और पीयूष ने डील दिया। बट वो एक जो एसेंस होता है शार्क टैंक का जिसके लिए लोग देखते हैं, विच इज़ जब कोई एंटरप्रेन्योर वहाँ आया है और अश्नीर उसके सामने बैठे हुए हैं, वो वाला डर नहीं आया वहाँ पे। तो ये सोच रहा है कि मैं इसको शार्क टैंक के बाहर भी पैसे दे दूंगा, कुछ नहीं मिलेगा। मतलब मैं शार्क टैंक पे नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं बेवकूफ हो गया हूँ, ठीक है। हमने इनफैक्ट पोस्ट में भी देखा शार्क टैंक के लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि ब्रिंग बैक अश्नीर। तो ऐसा कुछ आपका प्लान है आगे, कभी आप दोबारा कंसिडर करेंगे? नहीं। मतलब एक अब तू गेम थ्योरी सोच, तुम तो सारे सब पढ़े लिखे इंसान हो। अगर सोनी की तरफ से सोच, ठीक है, उन्होंने मेरे को सेकंड सीजन में नहीं दिया, दो आउटकम थे, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। अगर सक्सेस हो जाता तो साले मेरे को ले रहे थे थर्ड सीजन में, नहीं ले रहे थे ना। अगर फेलियर हो गया और मेरे को बोलते हैं कि तुम थर्ड सीजन में आ जाओ, ठीक है, तो साला उनका फेलियर क्या हुआ, ठीक है। अभी तो मैं उनको उनका फेलियर दिखाऊंगा। वो सवाल ही नहीं उठता, मतलब मेरे पाँव के नीचे से निकल जाए ना तब भी ना जाऊं मैं। सर तो ऐसे आप काफी ज्यादा आपके वन लाइनर्स भी फेमस है। आपने शार्क टैंक में एक बार बोला दोगलापन और वो इतना फेमस हो गया। फिर आपने बुक भी लिखी दोगलापन से ही नाम की। तो सर उसके बारे में थोड़ी चर्चा करनी थी आपसे सर कि आपकी जो बुक है
उसके बारे में और आप बताएं कि क्या मोटिवेशन आई आपको कि चलो अभी लिख लेते हैं। ये मोटिवेशन मैंने लिखी, मैंने खुंदक में लिखी है किताब। मतलब लिटरली खुंदक में लिखी है। तो मैंने किताब लिखी अप्रैल और आधा मई। मेरे को यूएस जाना था मई में, और मेरे को टारगेट था कि साला उससे पहले किताब खत्म करके जाऊंगा। अब मैंने तो किताब लिख ली, पब्लिशर की फट ली, ठीक है। पब्लिशर बोल रहा है ऐसे कैसे लिख सकते हो? मैंने बोला भाई मेरी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब मैं जैसे मर्जी लिखूंगा। अब वो बोल रहे हैं आपने इसको चूतिया कैसे बोला? लॉयर पूछ रहा है, कह रहा है कि अब प्रूफ दो। मैंने सब प्रूफ दे दिए कि भाई अगर मैं अरे गलत चीज हो गई, बस सुन लो पहले। अब वो मेरे को बोल रहे हैं आप ये बताओ कि आपके लाइफ में ये इवेंट हुआ, आप इसका प्रूफ दो। मैंने दे दिया, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि ईमेल दो, हमको अपना आपको लीगली कवर करके चलना है, सब कुछ दे दिया। बट अगर मैं कोई बोल रहा हूँ कोई इंसान बेवकूफ है, मैं उसका प्रूफ कहाँ से लाऊंगा? तो मैं 5 महीने मेरे को लग गए लोगों को ये समझाने में कि भाई वो बेवकूफ है, मैं बोल रहा हूँ। कल को वो कोर्ट जाएगा, मेरी लायबिलिटी है, ठीक है जी। समझ ही ना आया, उनकी मोटी बुद्धि है सब। तो मतलब मेरी बुक ना 5 महीने से लेट आई है मार्केट में, और मतलब जून जुलाई तक तो प्रूफ रीड भी हो चुकी थी। सिर्फ ये वकीलों के चक्कर में ना बस, हाँ जी ये कैसे कर दिया वो कैसे कर दिया, उसी में टाइम निकल गया। सर कोई एक बुक बहुत फेमस हो रही थी, आपने कभी बताया ऐसा कि वो बुक नंबर 1 बेस्ट सेलर बन गई थी, तो आपको उसको भी रिप्लेस करना था। यार देख, मेरा फंडा सिंपल है कि या तो कुछ मत करो, ठीक है, करना है तो नंबर 1 काम करना है, बस नथिंग इन बिटवीन, राइट। तो जब मैंने बुक लिखी भी, मैंने क्लियरली बोल दिया बॉस मेरे को चेतन भगत को बीट करना है। सर अगर एस्पिरेशन ही नहीं है, वरना फिर क्या मतलब। एंड उसने तो फिक्शन लिखा है, मैंने तो रियलिटी लिखी है, ठीक है। अभी ऑटोबायोग्राफीज में की बात करते हैं, अभी फिर भी अर्ली डेज है। ऑटोबायोग्राफी में किसी इंसान ने मेरे से ज्यादा किताब नहीं बेची, बट आई एम स्टिल नॉट हैप्पी विद दैट नंबर। मेरे को ये लगता है कि इंडिया में ना कल्चर ही नहीं है रीडिंग का। तो अब मैं तुमको पढ़ना तो सिखा नहीं सकता, तो फिर मैंने ऑडियो बुक निकाल दी इंग्लिश में, ऑडियो बुक निकाल दी हिंदी में, अब हिंदी बुक भी निकाल दूंगा। मतलब छोड़ूंगा नहीं, मतलब इंसान बोलेगा साला छोड़ यार इसको, पढ़ के खत्म करते हैं। तंग कर दिया इसने। जो आपका प्राइमरी मोटिव था बुक लिखने का, वो पूरा हो गया? हाँ, खुंदक निकल गई। कितना टाइम लगा आपको बुक लिखने में पूरा? किया ये भी इसको ना बहुत प्यार है अपनी आवाज से। बोलता ज्यादा है, सुनता कम है। तो आप बात कर रहे थे लाइक आपके वन लाइनर्स के और दोगलापन, जैसे आपने नाम दिया बुक को, वैसे ही आपकी आपने नई कंपनी भी चालू की है, उसको आपने नाम दिया है थर्ड यूनिकॉर्न। सर तो आपकी नई कंपनी, आप किस चीज के बारे में आप हम जानना चाहते हैं? आप आईटी आपके यहाँ पे? यार देख, वो थर्ड कंपनी किस बारे में है वो तब पता चलेगा जब वो कंपनी ऐसा कोई प्रोडक्ट निकालेगी विच इज मार्केट वर्दी, ठीक है। मेरे को ये लगता है कि हाँ ठीक है, मेरा एक पर्सनल ब्रांड है, तो मैं कुछ भी प्रोडक्ट निकालूंगा उसके अराउंड एक इंट्रीग होगा, ठीक है, तो लोग ट्राई कर लेंगे। बट वो मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। मेरा अभी भी फंडामेंटल बिलीफ है कि आपको प्रोडक्ट वो निकालना है जो मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ता किसने निकाला, मैंने निकाला, फलाने ने निकाला है। एंड ऑफ द डे आपके लिए रिलेवेंट प्रोडक्ट होना चाहिए और मजा आना चाहिए, ठीक है। अगर वो हो गया तो मैं आके हाथ छाती ठोक के बोल दूंगा हाँ देख मैंने थर्ड यूनिकॉर्न में निकाला था, ये प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट निकालने से पहले उसके बारे में बात करना इज बिल्डिंग रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, ठीक है। मैं आपकी एक्सपेक्टेशन रेज कर दूं, ठीक ठाक प्रोडक्ट भी निकले, फिर बोलोगे भाई क्या फुद्दू प्रोडक्ट निकाला इसने, ठीक है, क्या फायदा। सो धंधे को धंधे की तरह चला रहे हैं। प्रोडक्ट आएगा मेरी तरफ से, बहुत ही लॉजिकल तोड़ू फोड़ू प्रोडक्ट आएगा,
ये मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट मार रहा हूँ, बाकी मार्केट एक्सेप्टेंस पे है। सर तो आपने नाम ही रख दिया अभी थर्ड यूनिकॉर्न, तो आपको कॉन्फिडेंस है कि पहले राउंड में ही मतलब इतनी फंडिंग रेज कर लेंगे? यूनिकॉर्न वैल्यूएशन पे नहीं क्या नाम में क्या है, मतलब सर वो ऐसे तो 106 यूनिकॉर्न है, देखो पूरा कॉन्फिडेंस है 106 की चेयर बच जाएंगी। तो सी आपको ना एंड ऑफ द डे मार्केटिंग में बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा कि प्रोडक्ट सिर्फ बनाना नहीं आना चाहिए, बेचना भी आना चाहिए। मेरा फंडा सिंपल यही है कि मार्केट बोल क्या रही है, तू जो बोल रहा है ना कमेंट सेक्शन पढ़ो। मेरे से ज्यादा कमेंट सेक्शन कोई नहीं पढ़ता, मैं बता रहा हूँ। मैं साला अपनी रील भी डालता हूँ ना, उसके भी कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। तुम बोलोगे सर कितना वेला है, बॉस वेला नहीं है, फीडबैक है, ठीक है। अगर किसी ने बोला बहुत क्रिंज मटेरियल है, जनता को नहीं पसंद आ रहा, मत कर, कुछ और कर, ठीक है। तो मार्केट आज की डेट में इंटरनेट आपको डायरेक्ट फीडबैक दे रहा है हर चीज का, उसको लेना सीखो। तो जब मैं भारत से बाहर आया, अब लोग बोल रहे हैं अरे आपने 2 यूनिकॉर्न बनाए, तीसरी कब बना रहे हो, ठीक है। तो हर कोई ये पूछा तीसरी कब बना रहे हो, मैंने बोला ये ले साले अभी ले यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड। तो मजे लेने चाहिए भाई दुनिया के। सर आपने यूनिकॉर्न्स बना लिए, बुक भी लिख दी, हमने ऐसा सुना है आपका पॉलिटिक्स में जाने का भी प्लान है। प्लान है थर्ड यूनिकॉर्न से पहले होगा या उसके बाद? नहीं यार, उसका उसका क्या लेना देना है। देख, अगर तुम बिजनेस में पॉलिटिशियन हो, तुम्हारा बिजनेस अलग चल रहा है, तुम्हारा क्या कहते हैं राज्यसभा लोकसभा जो भी तुम्हारी सीट है, जो भी एमएलए वो अलग चल रही है, ठीक है। तो आपको मल्टीपल चीजें हैंडल करनी आनी चाहिए। पहले और बाद में कोई कोरिलेशन ही नहीं है, ना कोई कॉजेशन है, ठीक है। तो अब मेरा धंधा साला कब चले नहीं चले पता नहीं, इलेक्शन तो 2024 में ही होगा ना। तो उतरेंगे यार 2024 में उतरेंगे, देखेंगे क्या होता है। बट मेरे को ना एटलीस्ट मतलब अब मैं जीतूं हारूं वो मेरे को नहीं पता, बिकॉज पॉलिटिक्स इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। मैं लॉजिक वाला बंदा हूँ, वहाँ पे लॉजिक कम चलता है। हाँ बट मतलब फाइट बड़ी मजेदार होगी जिसके साथ भी होगी। मतलब तो जैसे आपने बताया कि आप हर चीज़ के लिए टॉप स्पॉट के लिए ट्राई करते हो, तो यहाँ भी आप पीएम कैंडिडेट बनोगे? क्या अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दूं या इनकरेक्ट आंसर दूं। अपने तरीके से दे दो सर। नहीं यार, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी अभी पहले सीधा तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते थे यार, पहले तो किताब लिखते हो, फिर वो किताब बेस्टसेलर होती है, तो पहले तुम एमपी बनते हो, ठीक है। मेरे को ये कि एमपी बनने का ख्वाब रखो, उसके बाद अगर काम ढंग का करोगे तो पहुंचोगे यहाँ पहुंचना है। तो वही पाथ पे हूँ। मैं भी वो पास पे नहीं हूँ, अभी मैं 30 कॉल बना रहा हूँ। 2024 में जब इलेक्शन आएगी तब देख। अबे वो क्या हुआ 2024 साले जी, तुम जो वो कर रहे होते हो तुम ही जाके वोट नहीं डालते बाद में। सर एक रैपिड फायर का सेक्शन है, तो 2 ऑप्शंस होंगे, आपको उनमें से एक चूज करना है और बताना है आपने वो क्यों चूज किया। पहला आईआईटी वर्सेस आईआईएम। आईआईटी। यार चूज इसलिए नहीं किया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। मैं साला आईआईएम जाके भी आईआईटी बोलता। उसका रीजन ये है कि मेरे को समाव ना आईएम वाला जो फेज है ना मेरे दिमाग में घुसा ही नहीं। मतलब मेरी किताब भी पढ़ेगा ना
आई एम के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है इसमें। एंड मेरे को इसलिए नहीं लिखा मैंने क्योंकि मेरे को वहां के बंदे नहीं समझ आए। मतलब डे 0 नौकरी के ऊपर ही नहीं उठ पा रहा हर कोई। मतलब कुछ सीख लो, कुछ कर लो, कुछ इंक्विजिटिवनेस होनी चाहिए, कुछ नहीं था वहाँ पे, सबको नौकरी करनी थी, ठीक है। तो मेरा जनरल बिलीफ है, मैंने ज़्यादा फन किया आईटी में, ठीक है। और मेरी मेमोरीज भी ज़्यादा आईटी की है, इसलिए। दिल्ली के लौंडे और बाहर के लौंडे। ये बड़ा डबल मीनिंग वाला क्वेश्चन है। दिल्ली के बाहर। अब मैं तो कोई कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत फेमस फाउंडर है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो वो भाई साहब गए अहमदाबाद। अब वो साउथ का बंदा है, उसको इंग्लिश आती है कम, तो बहुत सारे लोग आए, ठीक है। तो उसने उनको एड्रेस करने के लिए, उसके दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा था कि लोग का क्या वर्ड होता है। और वो उन लोगों में ना मेल्स बहुत ज्यादा थे, मतलब प्रीडोमिनेटली मेल ही थे ऑडियंस में। तो वो अपने दिमाग में वर्ड ढूंढ रहा लौंडे। कि उसको ये लग रहा है कि लोग तो आए नहीं, तो लौंडे आए हैं। पर भाई साहब उसके दिमाग में लौंडे भी नहीं आया वर्ड।